नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार को लेकर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर पर इस मामले को कैसे निपटा जाए उसको लेकर के अब साफ साफ मतभेद सतह पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर गुजरात लॉबी हावी है। गुजरात से आने वाले दो नेता पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत सरकार के सुप्रीमो बने हुए हैं। लेकिन क्या दोनों बिहार अफेयर्स को लेकर, बिहार के मामले को लेकर एक मत है? दोनों के अप्रोच में काफी हद तक समानता है तो काफी हद तक अलग अलग अप्रोच भी है। एक के हाथ में सत्ता की लगाम है और दूसरे की महत्वाकांक्षा भविष्य में सत्ता की लगाम का उत्तराधिकार पाने की है। लेकिन दोनों साथ होते हुए भी जहां सवाल नीतीश कुमार का आ जाता है, जहां सवाल बिहार पॉलिटिक्स का आ जाता है, वहां दोनों के अप्रोच अलग दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। और यही दोनों भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथ में रखते हैं। आज की तारीख में कह सकते हैं कि यही दोनों ही भाजपा हैं और भाजपा पूरी तरह से इनके नक्शे कदम पर चलती है। लेकिन वही भाजपा बिहार में आकर क्यों डवाडोल हो जाती है? बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी के पैर थरथराने क्यों लगते हैं? वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा हो पाता कि बिहार जो इकलौता हिंदी भाषी राज्य बना हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी को अब तक मुख्यमंत्री का पद मुयस्सर नहीं हुआ, उस मुख्यमंत्री के पद को भाजपा के पाले में कैसे लाया जाए, इसको लेकर जो कोशिशें 2015 में हुई और जो हाफ हार्टेड कोशिशें, आधी अधूरी कोशिशें वाया चिराग मॉडल 2020 में हुई, उन कोशिशों पर 4 जून 2024 के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के खंडित जनादेश के बाद अचानक से लगाम क्यों लग गया? दरअसल बिहार को लेकर नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक रिश्ते किस रूप में कंटिन्यू किए जाए, नीतीश कुमार और एनडीए का दामन कब तक छूटने से बचा रहेगा, इसको लेकर सत्ता के शीर्ष के दोनों व्यक्तियों के बीच साफ साफ अप्रोच का अंतर दिखाई दे रहा है। अमित शाह की कार्यशैली सभी जानते हैं, हाई हैंडेडनेस वाली कार्यशैली। सभी जानते हैं कि बिहार में जाकर वो क्या कह रहे थे, बलवाइयों को उल्टा लटका देंगे। और जो उनकी कार्यशैली रही है, कई बार भाजपा को उसका नुकसान भी होता है तो कई बार फायदा भी होता है। बिहार में नीतीश कुमार आए 2015 में, उसके पहले पूरी कमान अमित शाह के हाथ में थी। वो तकरीबन 3 महीने तक बिहार में ही बैठे रहे और इस कदर बैठे रहे कि पटना में एक बार लिफ्ट में ही 45 मिनट तक फंस गए थे। उसको लेकर काफी मीम भी बन रहे थे कि अमित शाह बिहार की लिफ्ट में अटक गए और बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही लिफ्ट करा दिया था उस चुनाव में। वो आपने फिल्मों में गाना सुना होगा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो वैसे ही बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही लिफ्ट करा दिया था 15 में। लेकिन अमित शाह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बिहार को लेकर वो लिफ्ट करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई। अब सवाल उठता है कि हाई हैंडेडनेस और सॉफ्ट अप्रोच ये है क्या? आपने देखा होगा झारखंड में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हुआ कुछ दिनों के लिए, एक मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर हेमंत सोरेन बाहर आए, फिर वो मुख्यमंत्री बने और जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा गिरे। दिल्ली में इस खेल को अरविंद केजरीवाल ने पढ़ लिया और अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे भारत के संविधान का सहारा लिया कि कहां लिखा है कि जेल जाने वाला मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा। वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन जमानत कराकर बाहर आने के बाद दिया। उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया जब उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। बिहार में बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि संजीव हंस की जो गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के लिकर पॉलिसी की तरह उस मामले पर आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर और कुछ ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। जो दिल्ली में हुआ तो जो झारखंड में हुआ, वही खेल बिहार में खेला जाए, बीजेपी का एक खेमा चाहता है। उसी तरह से बिहार में जनता दल यूनाइटेड की टूट की बुनियाद तैयार की जाए। लेकिन
रास्ते में बाधा कौन है? जिसके हाथ में सत्ता होती है, जिसकी सत्ता जाने का डर होता है, जिसकी कुर्सी छीनने का डर होता है, सबसे ज्यादा चिंता वहीं पर होती है कि कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इस खेल को नहीं समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से इस खेल को समझ रहे हैं कि बिहार में इंच दर इंच बीजेपी कैसे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी पर आती है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता अब 272 प्लस वाली नहीं है, अब तो 240 वाली सत्ता है और नानी फैक्टर पर उन्हें निर्भर रहना होगा, वरना नानी फैक्टर सत्ता से रुखसती भी करा सकता है। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर। तो नानी फैक्टर को जिस तरह से खुश रखा जा सके रखने की कोशिश करो, ये कवायद चल रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के पास जब खुद का बहुमत होता है तो प्रचार किया जाता है 56 इंच की छाती, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की अपनी जरूरतें होती है तो किसी के सामने साष्टांग दंडवत हो सकते हैं, सीधा झुक सकते हैं, राजनीतिक तौर पर साष्टांग दंडवत हो सकते हैं। यह नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है, वो इनका अप्रोच रहा है। और कैसे झुक सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं, 2 ही उदाहरण से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़ी बिहार में और 22 लोकसभा सीटें जीती। नीतीश कुमार की पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन नीतीश कुमार की जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस की गई कि नीतीश कुमार को साथ लाया गया और 22 सीटें जीतने वाली पार्टी 17 पर लड़ने के लिए तैयार हो गई, यानी जितनी जीती उससे 5 कम, और जीती हुई सीटों में से 8 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि सवाल नरेंद्र मोदी की सत्ता का था। राजस्थान में 2014 में 25-0 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन 2019 में अशोक गहलोत की सरकार आ चुकी थी। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि दिक्कत हो सकती है, छोटे छोटे अलायंस पार्टनर के सामने भी शीश झुकाने की नौबत थी। तो जीती हुई सीटों में से 1 सीटें हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए छोड़ी गई। भला कोई जीती हुई सीट छोड़ता है? लेकिन आशंका, डर, भय, सत्ता गंवाने का भय और सत्ता के लिए किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने की मानसिकता, यह नरेंद्र मोदी की है और इससे छिपी हुई नहीं है कि राजनीतिक तौर पर वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। बिहार में भी यही हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी यही हो रहा है। बिहार की स्थिति आप देखें, 12 सांसद है, 1 दर्जन सांसद नीतीश कुमार के हैं और इसमें अगर 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के भी जोड़ दें तो ये 28 होते हैं। शिंदे गुट का 23 नवंबर के बाद क्या होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो वापस मातोश्री की तरफ उनमें ज्यादातर लोग कदम बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। तो ये अंदाजा नरेंद्र मोदी को है कि 23 नवंबर का नतीजा शिंदे गुट के सांसदों को, अजीत पवार गुट के सांसदों को, जो 8 लोग हैं दोनों पार्टियों को मिलाकर, उनमें से 6 या 7 लोगों को वापस शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास भेज सकता है। और उस स्थिति में से नायडू और नीतीश दोनों में से एक भी पिलर अगर छिटका तो दिल्ली की सत्ता से रुखसती की बुनियाद तैयार हो सकती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से बाहें खोलकर खड़े होने की स्थिति है नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, शिंदे गुट के सांसदों के लिए। बंगाल के कुछ सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ कभी भी उनके जाने की खबरें आ सकती है। लोकसभा से जैसे बाबुल सुप्रियो इस्तीफा देकर टीएमसी में चले गए, बंगाल भाजपा के भी कुछ सांसदों के बारे में इस तरह की आशंका जताई जा रही है। तो ये सारी बातें नरेंद्र मोदी को पता है और इस सूरत में नीतीश कुमार को हर हालत में खुश रखना चाहते हैं। बिहार के मामले से अमित शाह को दूर कर दिया गया, संजीव हंस ईडी के शिकंजे में है, बिहार काडर के आईएएस अधिकारी। दूसरे कुछ अधिकारियों तक पहुंचने की कवायद चल रही है जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनेता सत्ता गंवाने के लिए तैयार नहीं होता। सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी को 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार बचाने के लिए कैसे मैनेज किया गया। सीबीआई के डायरेक्टर तक अमर सिंह की पसंद से, जैसा कहा जाता है, कि तय किए जाने लगे। यूपीए अमर रहे, इस तरह के स्लोगन भी लगने लगे। वही स्थिति सभी दलों की और सभी सरकारों की होती है, सत्ता बचाने के लिए कंप्रोमाइज करना।
तो नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी को खुद ये लगता है कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार की डिमांड जो हो उसके सामने झुकना ये राजनीतिक व्यवस्था भी है और वास्तविकता भी है। तो व्यवस्था को वास्तविकता समझना ये परिस्थितियों का खेल होता है, और परिस्थितियों के इस खेल में नीतीश कुमार जैसे हार्ड बार्गेनर किस हद तक भारतीय जनता पार्टी को झुका पाते हैं, इसकी वानगी आपने देखनी शुरू कर दी है। अमित शाह तो गए बिहार अफेयर्स से बाहर, उसके बाद बिहार भाजपा के अफेयर्स से बाहर, अमित शाह नहीं है बिहार भाजपा के अफेयर्स में बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे। अब आनंदीबेन पटेल आ रही है जो एक राज्य की गवर्नर है, और बाहैसियत गवर्नर वो राज्य की या पार्टी की पॉलिटिक्स से बाहर है, लेकिन मैसेंजर की भूमिका निभाने के लिए, दूत की भूमिका निभाने के लिए किसी पद या पार्टी की दरकार नहीं होती है। वो 4 दिनों तक पटना में रह के गई, बिहार में रह के गई। जेपी नड्डा आ रहे हैं, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में थी उन्हें पटना में जाकर छठ पर्व मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जा रहे हैं तो 2 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? और इन सब के बीच बेलागंज का उपचुनाव लिटमस टेस्ट हो गया है, जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही है, और उस चुनाव को ऐसे देखा जा रहा है कि क्या भाजपा का कोर वोटर जेडीयू को वोट करने के लिए तैयार है, या फिर वो किसी नए चिराग मॉडल की तरफ जाने की सोच रहा है। उसका भी लिटमस टेस्ट बेलागंज में हो जाना है। प्रशांत किशोर की चुनौती अलग से आ रही है। तो इन सब के बीच नीतीश कुमार की मान मनोबल का दौर सत्ता के शीर्ष की तरफ से हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नंबर 2 है, नंबर 2 का रवैया वही है, उनका अप्रोच वही है जो अरविंद केजरीवाल के मामले में था, जो अप्रोच हेमंत सोरेन के मामले में था, सहयोगी बनाने के मामले में जो अप्रोच, जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, वही अप्रोच दिखाने की कोशिश हो रही है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए 2 लोगों का नजरिया बिहार अफेयर को हैंडल करने में, नीतीश कुमार के मामले को हैंडल करने में एकदम विपरीत दिशा में है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई विपरीत दिशा में सोच रहे हैं या स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसा किया जा रहा है? आपने फिल्मों में सुना होगा 3rd डिग्री। दरअसल किसी इन्वेस्टिगेशन में कई बार 3rd डिग्री की खबरें यदा कदा आती हैं, और जब 3rd डिग्री छोड़िए, कई बार तो थाने में भी ऐसा होता है कि किसी को पकड़ा जाता है, किसी संदिग्ध को, तो उससे कोई राज उगलवाने के लिए क्या होता है, 2 या 3 सिपाही होते हैं। एक आदमी डंडे के जोर पर उससे धौंस जमाकर चीजों को उगलवाने की कोशिश करता है, और दूसरा आदमी, जब उधर एक आदमी धौंस जमाता है तो दूसरा आदमी प्यार से आता है। तो क्या यही खेल नीतीश कुमार के साथ खेला जा रहा है बिहार में स्ट्रेटेजिक तरीके से, कि एक आदमी हाई हैंडेडनेस का प्रदर्शन करे, बरास्ते ईडी एक कवायद हो, और दूसरा आदमी सॉफ्ट तरीके से मान मनोबल की कोशिश करे। लेकिन घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि नीतीश कुमार जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, जरा उस तस्वीर पर भी हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये 17-18 मार्च 2022 की तस्वीरें हैं, जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उस वक्त नीतीश कुमार 90 डिग्री पर प्रधानमंत्री के सामने झुके हुए थे, और लोगों ने कहा ये तो दंडवत हो गए हैं सीधे। तो जब वो 90 डिग्री पर झुके हुए थे, उसके चंद महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया था। तो राजनीति जो नीतीश कुमार करते हैं, संकेत कुछ और देते हैं, पर्दे के पीछे खेल कुछ और हो जाता है। इस राजनीति को अभी गुजरात लॉबी को समझना होगा कि डाल डाल और पात पात की राजनीति में नीतीश कुमार से मुकाबला कर पाना उतना भी आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने नवीन पटनायक से मुकाबला करना समझा। वहां एक आईएएस अधिकारी रह चुके सलाहकार को कथित तौर पर मैनेज किया गया और बीजू जनता दल का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बिहार में इस तरह का खेल संभव नहीं है कि किसी कथित सलाहकार को कोई मैनेज कर ले, कोई सीबीआई ईडी का डर दिखा दे। चाय पान की दुकान पर बैठने वाला आदमी भी बिहार में राजनीति समझता है, और इसीलिए सभी राजनीतिक दल बिहार में चुनाव में खर्च कम करना चाहते हैं। पैसे बांटने का खेल बिहार में भी होता है। वोटिंग के पहले की रात
जो कयामत की रात कही जाती है इलेक्शन में, आमतौर पर पत्रकारों के बोलचाल की भाषा में, और किस तरह से मुर्गा, बोतल, दारू, पैसा जैसे दूसरी जगह बढ़ते हैं वैसे बिहार में भी बढ़ते हैं। लेकिन बिहार में बांटने वालों को भी पता होता है कि चलो बांट तो रहे, लेकिन वोट देने वाला जहां उसकी मर्जी है, जहां उसके राजनीतिक समीकरण फिट बैठते हैं, वही जाके वोट देगा। इस बांटने से वोट मिलता उलता नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर एक बेहद जागरूक राज्य है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की गिनती होती है, जहां एक आम आदमी, 8वीं पास आदमी भी राजनीति को बेहतर समझता है। वहां पर सीबीआई, ईडी की हाई हैंडेडनेस, वहां पर मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल की कोई कथित कोशिश, और दूसरी तरफ से मनाने की कोशिश। जितना जनता दल यूनाइटेड और जितना नीतीश कुमार समझते हैं, बिहार की आम जनता, चाहे वो नीतीश कुमार का कोर वोटर हो या नीतीश कुमार के एंटी कैंप का समझा जाने वाला वोटर हो, दोनों उस पूरे खेल को बखूबी समझता है कि इस पूरे खेल में कौन सह दे रहा है, कौन प्यादा बना हुआ है और कौन वजीर बनने की कल्पना करता है। तो बिहार में सह देकर वजीर बनाने और सह देकर मात देने के खेल में, जिस खेल के बूते पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, ये गुजरात लॉबी के लिए इतना आसान खेल नहीं है। और जब खेल इतना आसान नहीं है, यहां वो हो ही नहीं सकता बिहार में कि बिहार में किसी पार्टी के अंदर कोई एक नाथ शिंदे ढूंढ लिया जाए, कोई अजीत पवार ढूंढ लिया जाए। ढूंढने की कोशिश में आरसीपी सिंह बेचारे कहीं के नहीं रहे, राज्यसभा भी गई, मंत्री पद भी गया। एक जिन्हें बीजेपी ने मोहरा बनाया, पगड़ी बांधी नीतीश कुमार को हटाने की, पगड़ी भी खुलवाया, प्रशंसा भी करवा रहे हैं रोज नीतीश कुमार, पूरी तरह से उनको नील डाउन किए हुए हैं। तो इस तरह के खेल में बिहार में पार पाना, उस राज्य में पार पाना जिस राज्य के बारे में 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जैसे गुजरात में लक्ष्मी की पूजा होती है, प्रधानता है लक्ष्मी की, उसी तरह बिहार के लोग सरस्वती को पूजते हैं। सरस्वती को यानी विद्या और बुद्धि की देवी को। तो जहां विद्या और बुद्धि का ही खेल होता है, वहां एक तरफ से सॉफ्टनेस और दूसरी तरफ से हार्डनेस, ये दोनों एक साथ दिखाने की कोशिश को जितना हम पत्रकार समझ रहे हैं, जितना लोग समझ रहे हैं, जितना भाजपा, राजद और जेडीयू समझ रही है, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार समझ रहे हैं। तभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के तार इस गठबंधन से उठ उस गठबंधन तक समान रूप से जुड़े होते हैं, और वो तार कभी भी अपना खेल दिखाकर कहीं से भी 440 वोल्ट का राजनीतिक करंट पास करा सकते हैं। तो देखते जाइए, बहुत कुछ बिहार में होना है। जमीयत उलेमा हिंद के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है, और 24 नवंबर का भी इंतजार सबको है। लेकिन उसके पहले जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार के बिहार दौरे का भी इंतजार लोगों को है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।